नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे और आप लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा पीरियड। एक्स्ट्रा पीरियड पर मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें 2024 से लेके 2015 तक के जितने भी क्वेश्चंस नीट में आए हैं केमिस्ट्री में, उनको क्लास 11th एंड क्लास 12th सेपरेट करके करवा रहा हूँ, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि क्लास 11th से कितना आया, क्लास 12 से कितना आया। 24 का जो पेपर है उसके क्लास 11th के क्वेश्चंस पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब जो वीडियो है इसमें मैं शुरू करने जा रहा हूं। जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास 12th और क्लास 12th के और क्लास 12th के नीट 2024 के क्वेश्चन, क्योंकि आपको मई में नीट 2025 अभी देना है और आज मार्च 7 तारीख हो गई है, 7 मार्च, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। ठीक है, तो क्लास 12th के क्वेश्चंस नीट 2024 के शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी नोट्स बनाने नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेना। देखो बच्चों, इसमें जो पहला क्वेश्चन था, द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू ऑफ गैसेस ABC, ये दिए हुए थे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फॉलो द ऑर्डर। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि हेनरी कांस्टेंट दिया हो एंड सॉल्युबिलिटी पूछी गई हो, आपको बच्चों यहाँ पे बस यही एक कॉन्सेप्ट लगाना है, और कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। इसका मतलब जिसमें हेनरी कांस्टेंट सबसे कम, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, जिसमें हेनरी कांस्टेंट सबसे ज़्यादा उसमें सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेंगे। 3 वैल्यू थी, एक था ये, एक था ये और एक था ये, और इस तरह से आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, आप बस कॉन्सेप्ट समझते चलो और उसके बाद अपनी कॉपी पे पूरा सॉल्व करना वैल्यूज़ से, आपको पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन चैप्टर से। बच्चों ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन चैप्टर से था, ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन चैप्टर से था, और इस क्वेश्चन में पूछा गया था द टेम्परेचर एट विच, इसका मतलब ये टेम्परेचर पूछा और क्वेश्चन में दिया था द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप। देखो स्लोप दिया था इतना, टेम्परेचर पूछा था, द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन इज, अच्छा आर की वैल्यू ये दी थी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं, उसमें याद रखेंगे स्लोप इक्वल्स RT होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में स्लोप इक्वल्स RT। स्लोप की वैल्यू दी थी 25.73, आर की वैल्यू 0.083 और टी केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। तो टी विल कम, जब आप इसमें यहाँ पे ये रखोगे, यहाँ पे रखोगे, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करोगे, टी आ जाएगा 310 केल्विन, और इसी को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसलिए आंसर था इसमें फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चों मुझे 2015 तक के सारे क्वेश्चंस करवाने हैं और कम से कम टाइम में करवाने हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते चलो और क्वेश्चंस का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझते चलो। तो स्लोप अगर ऑस्मोटिक प्रेशर में बोला जाए तो वो होता है RT के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें पूछा था मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे कन्वर्जन थे और इधर नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, जो भी कन्वर्जन करना है उसमें आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं वही हो जाता है आंसर। जैसे देखिए ये था कि 1 मोल H2O से O2 बना, तो 1 मोल H2O से O2, जब आप H2O से O2 बनाओगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए थे, तो इसका आंसर हुआ था 2 फेराडे। ठीक, MnO4 माइनस से Mn+2 बन रहा है, तो जब आप MnO4 माइनस से Mn+2 बनाओगे तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, इसमें है +2, तो +7 से +2 बना, इसका मतलब
5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए और 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, इसीलिए यहाँ पे आंसर आया 5 फैराडे। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए तो 2 फैराडे, 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए तो 5 फैराडे। बिल्कुल उसी तरह से जरा सी वाले को 1 मिनट रुक के करेंगे, पहले डी वाला देखते हैं। 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। तो देखो FeO से Fe2O3 बनाया, इसमें फेरस है Fe+2, इसमें Fe2O3 में फेरिक है Fe+3, यह है +2+3, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ आपको इक्वल करना है, तो +2+3, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए यहाँ पे आंसर आया 1 फैराडे। अब जरा देखो, इसमें था 1.5 मोल CaCl2, 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। बच्चों CaCl2 से जब Ca बनाओगे तो यहाँ पे Ca का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ पे है 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 2। लेकिन आंसर 2 नहीं बताना है बच्चों, ये जो आंसर आता है ये 1 मोल के लिए आता है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया था? 1.5 मोल। तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1.5 मोल के लिए 2 × 1.5, इसका मतलब कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका आंसर आया था 3 फैराडे। तो इस तरह से ये मैचिंग आपको समझ में आ गई है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये केमिकल काइनेटिक्स से आया था बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स से 3-4 क्वेश्चन आए थे। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। तो बच्चों इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो फॉर्मूला लग रहा है, वो ये वाला लग रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला log K2/K1 इक्वल्स EA/2.303 R T2 - T1/T1 T2। इसका मतलब अगर हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 K2 पता है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी पता कर सकते हो। इसलिए आंसर था रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। दो अलग अलग टेम्परेचर T1 T2 पर रेट कांस्टेंट K1 K2 अगर पता हो, R की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता चल जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछी थी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय। 4th ऑप्शन इसका हुआ आंसर। कॉन्सेप्ट लगा ये सारे 2024 के क्वेश्चन हैं, 2024 के। अगला क्वेश्चन ये भी केमिकल काइनेटिक्स से था। विच प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t, ln मतलब नेचुरल लॉग, वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद आर्हीनियस इक्वेशन। तो बच्चों पहले तो आपको आर्हीनियस इक्वेशन सिंपल तरीके से पता होनी चाहिए। ln k इक्वल्स मीन्स नॉर्मल लॉग, तो ln k इक्वल्स -EA/RT प्लस ln A, ये इक्वेशन होती है। और ये क्लास में मैंने ग्राफ बनवाया है, और ये ग्राफ इस तरह से बनता है जिसमें ये जो इंटरसेप्ट है ये ln A बताता है, और जो स्लोप है वो -EA/R होता है। तो ln k वर्सेस 1/t, ये जो आर्हीनियस इक्वेशन आपने पढ़ी है उस पे पूछा गया था। ठीक है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और इसमें ध्यान रखना ये वाला जो फॉर्मूला है इसी को, अरे y इक्वल्स mx प्लस सी जो होता है, तो y इक्वल्स mx प्लस सी की हेल्प से ग्राफ बना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन था, ये भी बच्चों केमिकल काइनेटिक्स से था। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्वाड्रपल्स, मतलब 4 गुना हो गया, व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 to 57 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो 273 273 जोड़ दिया। T2 दिया था 57 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें भी 273 जोड़ा 330 केल्विन हो गया। और क्वेश्चन कहा था रेट ऑफ ए रिएक्शन, ये हो गया था 4 टाइम्स, क्वाड्रपल्स मतलब 4 गुना। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया था K2 इक्वल्स 4K1, ये जो लिखा था 4 गुना, तो K2 इक्वल्स 4K1। ठीक, R की वैल्यू क्वेश्चन में 8.314 दी है, log 4 की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में। आपको फॉर्मूला लगाना है log K2/K1 इक्वल्स EA/2.303 R T2 - T1/T1 T2। इस फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन अभी पहले हम कर चुके हैं। वैल्यूज रख दी K2/K1। K2 क्या था? K2 इक्वल्स था 4K1,
ये देखो K2 इक्वल्स 4K1, तो हमने K2 की जगह 4K1 लिखा अपॉन K1 इक्वल्स E अपॉन सारी वैल्यूज रखी। log K की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करने पे EA 38044 जूल आ जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये 38.04 आंसर हो गया। और इस तरह से इसका आंसर था फर्स्ट ऑप्शन। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगना था। स्क्रीनशॉट इसका भी जल्दी से लो। नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रोडक्ट A एंड B ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली आर। देखो बच्चों, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 एंड PCl5 से हो रही थी, तो आपको ध्यान रखना है कि जब PCl3 लिया जाता है तो बनता है H3PO3, लेकिन जब PCl5 लिया जाता है तो बनता है POCl3। अच्छे से इसको याद कर लेना। PCl3 में बनता है H3PO3, PCl5 में बनता है POCl3। इस तरह से फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था बच्चों P ब्लॉक से, P ब्लॉक में ग्रुप 16 से। क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर। बिल्कुल बच्चों सही लिखा हुआ है, ये एकदम से ट्रू लिखा है। क्यों सही लिखा हुआ है? क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों H2O, H2S, H2Se, H2TE, ये ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो H2O है इसका होता है हाईएस्ट, ये होता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ था। तो देखो यहां से ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर ये बन गया कि H2S से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा H2Se का, उससे ज्यादा होगा H2TE का, उससे भी ज्यादा होगा H2O का। तो वही यहां पे लिखा हुआ था H2S से ज्यादा H2Se, उससे ज्यादा H2TE और उससे ज्यादा H2O। और क्यों H2O का सबसे ज्यादा होता है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही बात स्टेटमेंट 2 में लिखी हुई है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 यहां पे करेक्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप 16 से ही आया। अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों जो टेंडेंसी होती है टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप 16 में डिक्रीज करती है। तो PO में सबसे कम ये टेंडेंसी होती है, और इतनी कम कि जो PO है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? O सबसे ज्यादा, और PO बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आंसर था इसका PO। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये D ब्लॉक से बच्चों क्वेश्चन आया था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच आयंस। कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखना आता है सबको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद D ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं n, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे n। म्यू है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला लगा देंगे स्क्वायर रूट n+2। और ये क्वेश्चन तो भी कुछ दिन पहले ही क्लास में मैंने ऑफलाइन क्लास में करवाया है। ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट्स निकाल लेंगे तो आंसर इसमें आ जाएगा B एंड D ओनली, यानी कि Cr+2 एंड Fe+2 इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इक्वल आएगा। तरीका समझ में आ गया? पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के D में जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको हुंड रूल से भर लेना। हुंड रूल से भरने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होता है n, फॉर्मूला लगा देंगे स्क्वायर रूट n+2 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन था द E0 वैल्यू फॉर द Mn+3 ऑब्लिक Mn+2। ये ऑब्लिक Mn+2 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, ये +2 है और ये +3 था, +3 से +2। इसका मतलब है कि Mn+3 से Mn+2 बना है, तो वो मैंने यहां पे बना के लिख दिया। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे गए थे।
आप Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट में 3d4 आएगा, Mn+2 का लिखोगे, लास्ट में 3d5 आएगा। बस, तो D4 से D5 बन गया, इसलिए आंसर हो गया कि D4 से D5 बन रहा है। आंसर हो गया इसका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयंस विच आर डायामैग्नेटिक इज। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि F0 टाइप का, ये बच्चों F ब्लॉक से क्वेश्चन आया था, F ब्लॉक से। तो F0 टाइप के La+3 Ce+4 ये दो होते हैं डायामैग्नेटिक, एंड F14 टाइप के Yv+2 एंड Lu+3 ये होते हैं डायामैग्नेटिक। आप 1s2 2s2 2p6 करके कैलकुलेट करोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये 4 एग्जांपल आप याद कर लो जो डायामैग्नेटिक हैं, La+3 Ce+4 Yv+2 Lu+3। सॉल्व करने पे बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें। चेक करो क्या इन 4 में से कोई लोग लिखे हुए हैं, इन 4 में से कोई फर्स्ट ऑप्शन में लिखे हुए थे Ce+4 Yv+2। देखो Ce+4 भी है डायामैग्नेटिक एंड Yv+2 भी है। साथ ही साथ अगर Ce+4 एंड Lu+3 भी लिखे होते तो ये लोग भी हो जाते सही। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पूछा गया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। देखते हैं जरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट पहला है CONH3 इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होमोलैप्टिक का क्या मतलब होता है, जिनमें केवल एक ही टाइप के लिगेंड लगे हों। देखो इसमें केवल एक ही टाइप का लिगेंड लगा है NH3 टाइप का, इसलिए ये हो गया होमोलैप्टिक। इसके बाद फिर बोला गया तो वेयर हैज CONH3 का होल 4Cl2 इज हेट्रोलैप्टिक। बिल्कुल सही बात है, हेट्रोलैप्टिक वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड लगे होते हैं। इसमें देखो एक से ज्यादा टाइप के हैं, NH3 टाइप भी है और Cl टाइप भी है। इट मींस जो स्टेटमेंट 1 है ये पूरी तरह से सही लिखा हुआ है, ट्रू। फिर देखते हैं जरा स्टेटमेंट 2 क्या था। यहां से फिर शुरू हुआ स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 है complex CONH3 has only one kind of ligand, but CONH3 4Cl2 has more than one kind of ligand। यही तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यही बात यहाँ पे लिखी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही है, इसलिए आंसर हुआ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए थे और इनमें आइसोमेरिज्म पूछी गई थी। तो देखिए इसमें जरा देखो, इसमें क्या होगा, NO2 लगा है, यही NO2 ONO ऐसे भी लिखा जा सकता था, ठीक। तो NO2 ONO इसका मतलब ये हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके बाद जरा दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में देखो बच्चों, Br को अगर हम अंदर कर दें और SO4 को बाहर कर दें तो क्या होगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहां पे बन जाएगी। इसके बाद अगला वाला देखो, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं और दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले बताए हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और लास्ट वाला देखो, इसमें देखो बच्चों, इसमें दिया हुआ वाटर, और जब वाटर आ जाता है तो वाटर के केस में क्या बताया था, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, और इसी को बच्चों बोला जाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। चाहे सॉल्वेट बोलो या हाइड्रेट बोलो, सारी मैचिंग हो गई, समझ में आ गया होगा आपको। आपकी कॉपी में बहुत अच्छे नोट्स इसके बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है बच्चों। इसमें बोला गया कि बोथ CONH3 का 6 एंड COF6 कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल सही बात है बच्चों, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया है आपकी कॉपी में, तो उससे आप चेक कर लेना। बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये डायामैग्नेटिक आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे पैरामैग्नेटिक आएगा। इलेक्ट्रॉन भर के सॉल्व करके देखना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ट्रू है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई ट्रू। जरा स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या लिखा है। CONH3 इज डायामैग्नेटिक, वो लिख ही चुके हैं हम, वेयर एज COF6 इज पैरामैग्नेटिक, ये बात भी पूरी तरह से सही लिखी है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आप अपनी कॉपी निकालना, जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में नोट्स बनवाए हैं
कॉपी में देखना, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करे हैं, इनकी बड़ी शानदार शानदार ट्रिक्स आपको बताई हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट इज। तो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट पूछा है, कॉन्सेप्ट लगेगा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आपको बस इन चारों में चेक करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बनेगा। कार्बोकैटायन बनाने के लिए आप Br को हटा दो और Br को हटा के जहां से जिस कार्बन से Br हटा है उस पे प्लस लगा दो, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहीं पे बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। देखो बच्चों, इसकी रिएक्शन पहले PbR3 से हुई, तो PbR3 क्या करेगा, OH को हटाएगा और वहां पे Br लग जाएगा, तो A तो बन गया CH3 की जगह CH3 ही रहा, OH की जगह पे लग गया Br, ये बन गया A। फिर इसकी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दी। बच्चों एल्कोहलिक KOH ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, तो ये कार्बन हो गया अल्फा जिसपे Br लगा, और ये बीटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया, अल्फा से हेलोजन निकाला, बीटा से हाइड्रोजन निकाला, यहां से हेलोजन यहां से हाइड्रोजन, तो बन गया डबल बॉन्ड। तो ए हो गया ये वाला और बी हो गया ये वाला, आंसर हो गया इसमें फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले क्या हुआ, OH की जगह पे Br आ गया क्योंकि PbR3 से रिएक्शन कराई थी, और फिर एल्कोहलिक OH की वजह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, थोड़ा ये धुंधला धुंधला आपको दिख रहा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना अगर देखने में दिक्कत हो रही हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास रिएजेंट। हिंदी में समझ लो, क्वेश्चन ये था इनमें से कौन सा एल्कोहल ऐसा है जो ल्यूकास रिएजेंट के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा। तो बच्चों इसमें ध्यान रखो, ल्यूकास रिएजेंट के साथ तुरंत रिएक्शन करता है टर्शरी एल्कोहल। इनडायरेक्ट वे में आपसे ये पूछ लिया गया कि पहचानो इनमें से टर्शरी एल्कोहल कौन सा है, तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि देखो जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पर जो ये OH लगा है, जिस कार्बन पर OH लगा है वो कार्बन तीन तरफ कार्बन की चेन से जुड़ा है, मतलब ये टर्शरी एल्कोहल है। तो बस चारों ऑप्शन में केवल टर्शरी एल्कोहल पहचानना था, वही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी क्लास में मैंने ऑफलाइन क्लास में आपके नोट्स में करवाया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो पूरी रिएक्शन साइड में मैंने लिख दी है। क्यों होगा, क्योंकि शुरू में ये दिया था इसकी रिएक्शन जब BH3H2O2 कराएंगे, यानी कि ये हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, और हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल से वाटर जोड़ देते हैं, ये ट्रिक मैंने बताई थी। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल से, मार्कोनिकॉव इसमें नहीं लगता, एंटी मार्कोनिकॉव रूल से H2O जब जोड़ेंगे तो पहले ये बना, फिर PCC से रिएक्शन कराई, तो ये क्या करता है, ये प्राइमरी एल्कोहल CH2OH को एल्डिहाइड ग्रुप CHO में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन, रिएक्शन होगी इस तरह से। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट C एंड OH, तो ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बन गया, कीटोन। तो यहाँ पे कीटोन, इस जगह पे C जहां पे था वहीं पे रहा, मैं यहाँ पे C लिख देता हूं जरा, ये C और उसके बाद ये O। तो ये तीसरी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन थी, इससे ये बना, तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है CrO3। था ये CH2CH3 और इससे आया COOH। तो देखो बच्चों, CH2CH3 और फिर बना COOK, तो यहां पे एक ही अब बचा था, बाकी मैचिंग हो गई है। एल्कलाइन KNO4 जब लेते हैं तो यहां पर चाहे एक कार्बन हो चाहे दो कार्बन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा आपको हटाना है और उसकी जगह पर COOK लगा देना है। तो जल्दी से ये चारों रिएक्शंस जो हैं वो फटाफट कंप्लीट कर लो। ठीक, तो ये भी हो गया बच्चों। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अगर आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था तो उसको डिलीट कर देना, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी थी, उसको मैंने अब करेक्ट कर दिया है कि इस तरह से लिखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये एक रिएक्शन है बच्चों, आसान सी रिएक्शन है। आई लगा है तो देखो आई जो है वो Na के साथ अलग हो गया तो बन गया CS3 CS2 CS2 CN, तो ये A तो ये बन गया। फिर इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दी, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर जो CN ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 ग्रुप में, तो B बन गया CS3 CS2 CS2 CONH2। और फिर रिएक्शन करा दी NaOH-Br2। बच्चों NaOH-Br2 के साथ रिएक्शन आपके नोट्स में ऑफलाइन में लिखवाया मैंने, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इसको बोलते हैं। CONH2 का कन्वर्जन NH2 में हो जाता है, तो बन गया CS3 CS2 CS2 और CONH2 की जगह पे आ गया NH2, इसलिए आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन प्रोपाइल एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का है। देखो बच्चों स्टेटमेंट 1 क्या लिखा हुआ है, ये अभी तो बहुत हाल फिलहाल में ही ऑफलाइन में मैंने आपको सारे ये नोट्स बनवाए हैं। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही लिखा है। और स्टेटमेंट 2 क्या था, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्योंकि बच्चों एक पॉइंट मैंने आपकी कॉपी में लिखवाया है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये जो गैब्रियल सिंथेसिस है पूरा नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो इससे प्राइमरी जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होते हैं फॉर एग्जांपल एनिलीन, इनको नहीं बनाते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यहां पर सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reagent with which glucose does not react to give the corresponding test products are। बच्चों मैंने जब आपको अभी बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था, बायोमोलिक्यूल में ये सारी रिएक्शंस बहुत डिटेल में आपकी कॉपी में लिखी हैं, कॉपी में देखना अपने नोट्स में, और मैंने उसमें ये साफ साफ सारी रिएक्शंस लिखवाई और उसमें ये 2 पॉइंट बहुत क्लियर लिखे हुए हैं कि ग्लूकोज जो है वो शिफ्स रिएजेंट एंड NaHSO3 के साथ में टेस्ट नहीं देता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, बी एंड ई थर्ड ऑप्शन में लिखा था, यही था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिंग सॉल्यूशन ए इज, सॉल्यूशन ए इज, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। यहीं पर अगर पूछ लिया जाता फेलिंग सॉल्यूशन बी इज, तो वो ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, इसी को रोशीले सॉल्ट भी कहा जाता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, ये प्रैक्टिकल्स से पूछा गया था, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe+2 ion। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो मोहर सॉल्ट के प्रिपरेशन में डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर, ये भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से है, गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायंस यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर। तो बच्चों ये मैंने आपको ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत फनी वे में कुछ तरीके बताए हैं, कुछ उसमें शायरी वायरी भी बताई हैं, वो आपकी कॉपी भी लिखी हुई है, उनको देखना। अब इसमें वीडियो में नहीं बताऊंगा कौन कौन सी बातें बताई हैं, तो उसमें देखना। Al ये ग्रुप 3 में लिखवाया है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 3 नहीं, ये प्रैक्टिकल्स में जो मैंने आपको एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल पढ़ाए हैं, ये उनकी बात हो रही है। Al+3 ग्रुप 3 में आता है, Cu+2 ग्रुप 2 में आता है, Ba+2 ग्रुप 5 में आता है, Co+2 ग्रुप 4 में आता है, Mg+2 ग्रुप 6 में आता है। अरे Ba+2 ग्रुप 5 याद करो, बेसहारा किया मुझे, बताया था बेसहारा किया मुझे। हाँ अब हिंट लग गया आपको, कॉपी में चेक करना, ठीक है। तो इस तरह से इनको आप अरेंज करके
लिख देंगे। और इस तरह से क्लास 12th के भी सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों खत्म। तो इस तरह से इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 11th किया था और इस वाले वीडियो में क्लास 12th किया है। कब का? 2024 का। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा 2023 के क्वेश्चंस का, उसमें भी यही करूंगा। 2023 में पहले मैं आपको 11th के क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा और फिर 12th के। ऐसा इसलिए कर रहा हूं, आपको ये भली भांति पता होना चाहिए कि 11th के सिलेबस से कितना परसेंटेज पूछा जाता है एंड 12th से कितना पूछा जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, लव यू। मेहनत से पढ़ते रहो क्योंकि केवल अब 2 महीने से भी कम टाइम बचा है नीट 2025 में। ठीक है बच्चों, और बाकी कल सुबह ऑफलाइन क्लास जैसे होती है वैसे ही ऑफलाइन में हम लोग सुबह मिलेंगे। बाय बाय बच्चों, लव यू।